What's up everyone, welcome to another video. In this video we are going to discuss about IAS 16 कि IAS 16 हमें किस हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करता है और देखते हैं कि हमें क्या बता रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड हमें किस हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करता है? हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है PPE के हवाले से। तो ये PPE क्या चीज़ है? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? तो देखते हैं IAS 16 खुद डिफाइन कर रहा है कि क्या चीज़ होती है। तो IAS 16 बोलते हैं PPE के अंदर वो चीज़ें आएंगी, कोई सी भी वो चीज़ आएंगी जो टेंजिबल हो सबसे पहले तो, ठीक है। टेंजिबल मतलब जिनको आप छू सकते हो। नंबर 2, जो मोर देन 1 ईयर आपके पास हो, ठीक है, जिसकी यूज़फुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, जो आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए स्टे करें, ठीक है। नंबर 3, वो यूज़ हो रहे हो, वो एसेट यूज़ हो रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हो, या फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ हो रहे हो, ठीक है। IAS 16 बोलता है कि PPE के अंदर वो चीज़ें आती हैं, वो एसेट्स आते हैं जो टेंजिबल हो, ठीक है, जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, और जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रहे हो, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ हो रहे हो, रेंटल्स टू अदर के लिए यूज़ हो रहे हो। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है सर? इसकी एग्जाम्पल हो सकती है बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है, ठीक है, दराज.pk, आपके पास एक बिल्डिंग है, तो वो भी PPE के अंदर आती है, वो भी PPE है आपका। कैसे? वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आपके पास है, टेंजिबल है, और किस लिए यूज़ हो रही है? फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रही है। आपका हेड ऑफिस है, उसके अंदर एडमिन स्टाफ बैठता है, ठीक है, वो सारा कंट्रोल कर रहा है। तो आपकी बिल्डिंग क्या होगी? आपका क्या कहते हैं, PPE। और नाम के अंदर इसकी एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट जो मशीनरी जो फैक्ट्री के अंदर होती है, फैक्ट्री की अपनी बिल्डिंग, फैक्ट्री का अपना लैंड, ठीक है, इक्विपमेंट सारा, ये सारे किसके अंदर आते हैं? PPE के अंदर। और इन चीज़ों के हवाले से गाइडेंस हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? यही स्टैंडर्ड। यह हमें बताएगा कि इन चीज़ों को अपने बुक्स में आपने कब रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे आपने इनको मेजर करना है, ठीक है, कब मेजर करना है, ये सारी हमें अभी बताएगा IAS 16। तो आइए देखते हैं। काफ़ी पुराना स्टैंडर्ड है, 1980s में आ गया था, ठीक है, लेकिन इसको जो प्रॉपर्ली रीइशू किया गया वो 2003 दिसंबर में किया गया, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, इसका जो इफेक्ट था वो 1 जनवरी 2005 से हुआ। आई थॉट, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। खैर, IAS 16 बोलते हैं आप इनिशियली अपने एसेट्स को कब रिकॉर्ड करोगे, अपनी PPEs को कब रिकॉर्ड करोगे, आप इनिशियली इसको कब रिकॉग्नाइज करोगे? इनिशियली रिकॉग्नाइज करना मतलब यानी कि आप अपने एसेट्स को अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, बता रहे हैं आप। IAS 16 बोलते हैं आप अपने एसेट्स को अपने बुक्स में जब रिकॉर्ड करोगे जब उसकी ओनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र हो जाए, जब उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। नंबर 2, When it is probable कि उसका जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आपके पास आएंगे, विल फ्लो टुवर्ड्स यू, ठीक है, यानी कि आपके पास, आप फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस दराज.pk, ठीक है, आपको एक बिल्डिंग पसंद आ गई, तो उस बिल्डिंग का आपने बयानिया दे दिया, एडवांस दे दिया, तो क्या वो बिल्डिंग आपकी हो गई? नहीं, अभी उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास नहीं आया, अभी उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं आई, अभी उसकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आपके पास नहीं आ रहे, तो आपका PPE नहीं है, आप उसको अभी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IAS 16 बोलता है आप अपने बुक्स में जब रिकॉर्ड करोगे अपने एसेट्स को, जब उसकी एक कॉस्ट, ठीक है, उसकी एक कॉस्ट मेजर की जा सके रिलायबली, व्हेन इट्स कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड और मेजर्ड रिलायबली, यानी कि एक जो आप एसेट अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हो, उसकी कॉस्ट, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात आप बोलोगे, इन मोस्ट केसेस जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू होती है, आप किसी प्राइस, किसी वैल्यू पे आप कोई एसेट परचेज करते हो, बिल्कुल होती है, लेकिन अक्सर हमने देखा गया है कि एसिड एक्सचेंज ट्रांसफ़र के दौरान ऐसी कुछ एसेट्स होती है जिनकी फेयर वैल्यू नहीं हो रही होती, तो फिर उस हवाले से ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ये स्टैंडर्ड। तो IAS 16 क्या बोलता है? आप अपने बुक्स में अपने एसेट्स को कब रिकॉग्नाइज करोगे? नंबर 1, व्हेन इट्स प्रोबेबल कि उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके पास आएंगे। नंबर 2, व्हेन इट्स ओनरशिप, इट्स रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, यानी कि आप उसको खरीद लो, आप उसके ओनर बन जाओ। और नंबर 3, व्हेन इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड और एस्टिमेटेड रिलायबली, यानी कि उसकी कॉस्ट या क्या कहते हैं, उसकी कॉस्ट मेजर की जा सके, ठीक है। चले जी, आपने अपनी बुक्स में इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, आपने उसकी ओनरशिप खरीद ली, उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास आ गया। अब इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स के अंदर? आपने इसको किस वैल्यू पे, इसको किस यानी कि नंबर्स पे आपने रिकॉर्ड करना है, ये बताएगा आपको IAS 16। तो ये हमें बताता है इनिशियल मेजरमेंट, यानी कि आपने जब एक एसेट खरीद लिया, अब आप उसको किस वैल्यू पे अपने बुक्स में लिखोगे। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड क्या बोलता है।
इनिशियल मेजरमेंट के बारे में। तो IS16 बोलते हैं इनिशियली तो आप इसको मेजर करोगे अपनी इसकी कॉस्ट पे, ठीक है, जो आप एसिड खरीद के ला रहे हो, जो आप PPE खरीद के ला रहे हो, उसको आप इसकी कॉस्ट पे मेजर करोगे, इसको कॉस्ट पे आप बुक्स में लिखोगे। अब जो कॉस्ट है, ठीक है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। IS16 क्या बोलते हैं, इनिशियली आप मेजर करोगे, इनिशियली आप अपने बुक्स में लिखोगे अपनी PPE को किस पे, कॉस्ट पे, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, उस बिल्डिंग की आप फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग की नहीं है, बिल्डिंग की तो एग्जांपल हो गई, लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपने एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, आपने एक प्लांट खरीदा है चाइना से, ठीक है, चाइना से आपने एक प्लांट खरीदा है, कितने का, 2 लाख रुपए का खरीदा है। तो क्या आप 2 लाख रुपए का अपने बुक्स में लिख दोगे, बुक्स में लिख दोगे कि PPE मशीनरी डेबिट बाय 2 लाख? नहीं, अभी तो उसको पाकिस्तान आना है, कराची आना है, उसके ऊपर और भी चीज़ें और भी क्या कहते हैं कॉस्ट लगेंगी। तो आइए देखते हैं कि IS16 हमें क्या बोलते हैं कि इसकी कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसकी जो कॉस्ट होगी किन किन चीज़ों के इसके अंदर होंगी। तो IS16 बोलते हैं इसकी कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें होंगी, कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर वन, ठीक है, परचेज प्राइस, यानी कि जिस वैल्यू पे, जिस प्राइस पे आप उसको खरीदोगे, एक तो वो। नंबर 2, नंबर 3 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, हर वो कॉस्ट जो उस एसेट को उस कंडीशन में लाने के लिए लगे जिस कंडीशन में कंपनी चाहती हो। क्या बोला सर? हर वो कॉस्ट जो उस एसेट को, उस PPE को उस कंडीशन में लाने के लिए लगे जिस कंडीशन में कंपनी चाहती हो। ये क्या चीज़ है, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, इन चीज़ों का भी सबको पढ़ते हैं आहिस्ते आहिस्ते। परचेज प्राइस पे आते हैं। कॉस्ट IS16 बता, आप इनिशियली अपने PPE को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, उसकी कॉस्ट पे। अब उस कॉस्ट के अंदर किन क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। नंबर 1 परचेज प्राइस। भाई परचेज प्राइस क्या हो सकती है, सिंपल, जिस वैल्यू पे आप परचेज कर दो वो PPE, जिस वैल्यू पे आप उसको खरीदो, क्या हो सकती है भाई। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल ली, आपको एक मशीनरी पसंद आ गई, ठीक है, आपको एक प्लांट पसंद आ गया अपनी फैक्ट्री के लिए चाइना के अंदर। उसने बोला भाई चाइनीज सप्लायर, तो उसने बोला मैं आपको 2 लाख रुपए का दूंगा। आपने बोला सही है, आपने 2 लाख रुपए उसे बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर दिए, कैश दे दिया, ठीक है, तो वो उसकी परचेज प्राइस हो गई, वो उसकी परचेज वैल्यू हो गई जिस पर आपने उसको खरीदा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक परचेज प्राइस। तो क्या अब आप अपने फ़ोन करके बोला भाई अपने क्या कहते हैं एडमिन स्टाफ को कि भाई हमने ये प्लान खरीद लिया 2 लाख रुपए का, तो क्या 2 लाख रुपए का आप उसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे? नहीं, अभी तो उसको कराची आना है, इसके बहुत और खर्चे होने हैं, ठीक है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मुझे अभी 2 लाख रुपए का क्या कहते हैं PPE पड़ गया, 2 लाख रुपए का मशीनरी पड़ गई, नहीं, अभी आप बोलोगे उसके ऊपर तो और कॉस्ट लगनी है और लागत आनी है, ठीक है। अब वो और कौन कौन सी वो कॉस्ट हो सकती है, वो सारी वो हो सकती हैं जो डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई हो रही हूँ, तो डायरेक्टली उस कॉस्ट, उस एसेट को उस कंडीशन में लाने के लिए लग रही हूँ। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उसको वो किन हेडिंग्स क्या, वो किस हेडिंग्स के अंदर आती हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर। अब ये कौन सी कॉस्ट हो सकती हैं, हर वो कॉस्ट जो उस एसेट को उस कंडीशन में लाने के लिए लगे जिस कंडीशन में कंपनी चाहती हो, ठीक है। क्या फॉर एग्जांपल भाई आपके क्या कहते हैं, आपने मशीनरी खरीदी थी चाइना से मशीनरी, आप चाहते हो कि मशीनरी आपकी फैक्ट्री के अंदर आके लगे। तो जब फैक्ट्री के अंदर कैसे आके लगेगी, पहले आप उसको लेके तो आओ उस मशीनरी को, तो उस मशीनरी को चाइना से लाने के लिए कार्गो का, ठीक है, खर्चा नहीं आएगा, बीच में जो वो क्या कहते हैं शिप के थ्रू ट्रैवल करके आएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 50,000 रुपये। तो भैया आप इतने बोलोगे भाई अब तुम मुझे एसेट 2 लाख रुपए का हमने खरीदा था, 50,000 रुपये उसको लाने में लग रहे हैं, तो हमें कितने का पड़ गया भाई, हमें तो 2.5 लाख रुपए का पड़ गया। तो क्या आप 2.5 लाख रुपए का अपनी बुक्स के अंदर लिख दो? नहीं, और भी कॉस्ट हो सकती है भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो लग रही हो। कौन कौन सी हो सकती हैं भाई, फॉर एग्जांपल पोर्ट पे तो आ गया, तो आपके पोर्ट से आपके फैक्ट्री में डायरेक्टली आ जाएगा? नहीं, पोर्ट पे आपको उसको क्लियर करवाना पड़ेगा कस्टम एजेंट के थ्रू, कस्टम चार्जेस देना पड़ेंगे, ड्यूटीज़ देना पड़ेंगी आपको, ठीक है, वरना वो वहाँ से पोर्ट से क्लियर नहीं होगा, आपकी फैक्ट्री में नहीं आ सकेगा। आप क्या चाहते हो, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट क्या चाहती है कि आपने जो मशीनरी खरीदी, आपने जो प्लांट खरीदा है वो आपकी फैक्ट्री में आके लगे ताकि प्रोडक्शन स्टार्ट हो, ठीक है। तो उस तक आने तक, ठीक है, पहले तो चाइना से उसको आपने मंगवाया, अब पोर्ट से क्लियर करवाने, तो पोर्ट को क्लियर करवाने के लिए आपने ड्यूटीज़ दी, ठीक है, वो ड्यूटीज़ वो टैक्सेस आपने दिए, तो आपने लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 30,000 रुपये दिए, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेगे भाई एसिड तो मुझे क्या कहते हैं 280 का पड़ गया, किस तरह 2 लाख रुपए मैंने सप्लायर को दिए, 50,000 रुपये उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई, 30,000 रुपये टैक्सेस में लग गए, ठीक है। तो आप बोलोगे मुझे 2,80,000 रुपये का मशीनरी पड़ गई भाई, तो क्या आप 2,80,000 रुपये की लिख दो? नहीं, और भी कॉस्ट हो सकती है।
फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है, प्लांट आपकी फैक्ट्री में तो आ गया, अब आप उसको क्या कहते हैं इंस्टॉल भी तो करवाओगे, ठीक है, तो आप लेबर हायर करोगे, आप कहते हैं एक्सपर्ट्स बुलाओगे उसको उस मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल उसने भी क्या कहते हैं 20,000 रुपये ले लिए, ठीक है, लेबर आई, एक्सपर्ट लोग आए, उन लोगों ने 20,000 रुपये में आपका प्लांट इंस्टॉल कर दिया। तो अब आप क्या बोलोगे, अब मुझे एसेट कितने का पड़ा, 3 लाख रुपए का। कैसे, 2 लाख रुपए का आपने खरीदा था सप्लायर से, 50,000 रुपये आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी, 30,000 रुपये आपने कस्टम ड्यूटीज़ दी और 20,000 रुपये आपने लेबर को दिए जिसने वो एसेट वो प्लांट इंस्टॉल किया। इस कंडीशन में आ गया, ठीक है, कि अब जिस कंडीशन में कंपनी चाह रही थी कि इस कंडीशन में प्लांट यहाँ पे आ जाए, अब हम लोग इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकेंगे। तो एसेट की कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ आ गई, एक तो परचेज प्राइस जो कि आपने सप्लायर को दी थी, और वो सारी कॉस्टें जो उस कंडीशन में लाने के लिए लगी जिस कंडीशन में कंपनी चाहती थी कि ये एसेट यहाँ पे आके लगे, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या कहते हैं IAS 16 बोलता है अभी भी आप इस वैल्यू पे अपने एसेट को रिकॉर्ड नहीं करोगे, इस वैल्यू पे आप अपने क्या कहते हैं 3 लाख रुपए में आप अपने बुक्स में नहीं लिखोगे इस प्लांट एंड मशीनरी को। क्यों भाई, इसके अंदर एक और कॉस्ट आएगी। कौन सी कॉस्ट आएगी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट वो होती है जब आपके फ्यूचर में जब आप ये प्लांट उखेड़ोगे, निकालोगे अपनी जगह से, ठीक है, इसको डिसमेंटल करोगे, इसको निकालोगे उसकी अपनी जगह से, तो उसको निकालने के लिए जो खर्चा लगेगा, खर्चा आएगा, वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल होगा। क्यों, कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जो आपने अभी मशीनरी मंगाई थी, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, आपने इसको इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन आपने बोला इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, इसको 10 साल बाद हमें उसको उखेड़ के इसको स्क्रैप में फेंकना पड़ेगा, स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको 10 साल बाद हमें निकालना तो पड़ेगा। 10 साल बाद निकालने के लिए इसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट लगेगी, ठीक है, कोई ना कोई तो कॉस्ट लगेगी ना। तो अब जो कॉस्ट लगेगी, ठीक है, वो तो फ्यूचर में लगेगी। अभी क्यों रिकॉर्ड करें, तो अभी रिकॉर्ड करना है क्योंकि आप क्या पता आप फ्यूचर में नहीं निकालो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये आप जो अभी हमारी ज़मीन पे क्या कहते हैं जो ज़मीन है इस पे जो आप अपनी प्लांट एंड मशीन लगा रहे हो, उसको जो आप ज़मीन का शेप चेंज कर रहे हो, ठीक है, जब आप इसको यूज़ कर लोगे, आप जब यहाँ से कहीं कम अपना बिजनेस ट्रांसफ़र करोगे, शिफ्ट होगे, तो ये जो आप ज़मीन है इसको इसी सही हालत में आप करके जाओगे। तो जब आप प्लांट एंड मशीनरी निकालोगे तो उसको ज़मीन को रीस्टोर करने में जो खर्चा आएगा, वो खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी आपने प्लांट इंस्टॉल करवा लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में इसके ऊपर खर्चा होगा, ठीक है, और वो आज की प्राइस के हिसाब से 40,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि 40,000 रुपये हमें लेबर को देना पड़ेंगे, ठीक है, और वो लेबर फ्यूचर की बात बताऊँ 10 साल बाद वो क्या कहते हैं प्लांट उखेड़ेगी और प्लांट उखेड़ के वापस रिस्टोर कर लेगी ज़मीन, ठीक है। तो 40,000 रुपये भी जो होंगे वो कॉस्ट में शामिल होंगे। यानी कि अब आप अपने एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स के अंदर, 3,40,000 के अंदर। 3,40,000 कैसे, 2 लाख रुपये आपने सप्लायर को दिए, 50,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कार्गो, 30,000 रुपये कस्टम ड्यूटी, ठीक है, और 20,000 रुपये आपने क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन के लिए दिए, और 40,000 रुपये कौन से, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। IAS 16 बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर आएगी, ठीक है। तो कॉस्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब IAS 16 बोलता है क्या, अब इस वैल्यू पे आप अपने एसेट को, अपनी PPE को इनिशियली रिकग्नाइज कर लो। इनिशियली रिकग्नाइज मतलब आपने एक एसेट जब आप पहली दफ़ा अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होगे, मेजर कर रहे होगे, लिखोगे, तो इस वैल्यू पे लिखोगे। और इस वैल्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ कॉस्ट होती हैं जो कि शामिल नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है, वो टैक्सेस जो आपको रिफंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तो इनिशियली तो आप कस्टम पे आप उसको क्या एकदम पोर्ट पे वो टैक्सेस पे कर देते हो, लेकिन बाद में आपको रिफंड हो जाते हैं। तो IAS 16 बोलते हैं इस कॉस्ट को आप शामिल नहीं करो अपनी क्या कहते हैं एसेट की कॉस्ट के अंदर, क्योंकि जब वो बाद में रिफंड ही हो जाने, ठीक है, आपको आपका पैसा वापस से मिल जाना। या मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये चीज़ें नहीं आती तो कॉस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि तो बाद के खर्चे हैं और ये बाद के खर्चे एसेट की इनिशियल कॉस्ट के अंदर नहीं आते। इनिशियल कॉस्ट के अंदर क्या चीज़ आती है, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इनिशियली रिकग्निशन ये होती है कि कब आपने इसको रिकग्नाइज करना है, जब इसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास ट्रांसफर हो जाए, इसकी ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाए और इसकी कॉस्ट आप मेजर कर सको, और किस वैल्यू पे आपको इसको मेजर करना है, इसकी कॉस्ट पे। कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब आपने इनिशियली इसको रिकग्नाइज तो कर लिया, मेजर तो कर लिया, अपने बुक्स के अंदर लिख तो लिया।
अब इसको किस तरह, अब इसको छोड़ देने दोगे ना इस एसेट को, इस एसेट की बाद में भी तो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग होगी, बुक्स के अंदर वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। कैसे? डेप्रिसिएशन नहीं मैंने लिखोगे क्या, इसकी नेट बुक वैल्यूज़ नहीं निकालोगे क्या? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किस तरह करनी है IAS 16 हमें बताता है सब्सिक्वेंट मेजर के अंदर, कि सब्सिक्वेंटली अब आप इसको किस वैल्यू पे मेजर करना है, किस वैल्यू पे आपने लिखना है। तो ये सारा हमें कौन बताता है? IAS 16। तो इसको, इस चीज़ को मालूम करने के लिए, इस चीज़ को पता करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगी, जो कि इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो का पार्ट 2 मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट हो गया। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि 2 मॉडल हमें IAS 16 बताता है, एक रीवैल्यूएशन मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल। ठीक है, और उसके अंदर डेप्रिसिएशन आप किस तरह निकालोगे, रीवैल्यूएशन गेन होगा या लॉस होगा तो आपको किस तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।